वालेकुम करामत सर। वालेकुम अस्सलाम आमिर मियां। सर पाकिस्तान चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम कनाडा पे आते हैं। वतन अव्वल की बात पहले हो जाए, पहले अव्वल कर लेते हैं, उसके बाद वतन सानी की बात। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ आज हुई हैं, जैसे किंग चार्ल्स साहब ने आज थ्रोन स्पीच की है। अहमियत है आज कनाडा से मुताल्लिक़ खबरों को, इसलिए कि किंग चार्ल्स ने एक तवील अरसे के बाद कनाडा की पार्लियामान का इफ्तिताह किया। ठीक है, वो जो कहलाती है स्पीच फ्रॉम द थ्रोन, जी, वो उन्होंने बज़ाते खुद अदा की है, वरना तो आम तौर पे उनकी नुमाइंदगी कनाडा जो गवर्नर्स हैं वो करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान की तरफ चलते हैं पहले, और पाकिस्तान के हम हालात पहले बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर ज़्यादातर पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दो तरीके से मूव हो रही है। एक तरफ तो ज़ाहिर जो मोदी साहब के बयानात आए पिछले दिनों में, और जिस तरीके से पूरी हमारी जो सियासी क़यादत इस वक्त जो काम कर रही है, अस्करी भी वो दौरों पर निकली हुई है। वो ज़ाहिर दुनिया भर में पाकिस्तान के जो जंग के बाद के जो मामलात हैं उसको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत की तरफ से वो जो इश्तियाल अंगेज़ी है, जिसको कहते हैं कि एक तो होता था कि पहले तो हमें नज़र आ रहा था करामत साहब, वो मीडिया की हद तक था, कुछ एनालिस्ट उस पर बातें कर रहे थे, लेकिन क्या मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर लेवल पर जिस तरीके से मोदी साहब ने गुफ्तगू की, तो क्या उनको जेब देती थी ये सब चीज़ें? तो उस पर हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जेब नहीं देती। किसी सरबराह हुकूमत का इस तरह की बयानबाजी करना जी, और इश्ताल अंगेज बयानबाजी जी। मोदी का मसला ये है कि एक तो उनकी तमाम तर सियासत का दारोमदार मुस्लिम दुश्मनी पर है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी की हुकूमत के दो सतूनों पर खड़ी हुई है। एक सतून तो हिंदुस्तान में मुस्लिम दुश्मनी है, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी तकरीबन इतनी है जितनी पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का मंशूर ये है कि वो मुस्लिम अक़लियत को उनका जायज़ हुकूक देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा सतून जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का है, वो है पाकिस्तान दुश्मनी। और तुमने देखा होगा कि पहलगाम के वाक़े के बाद से जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद से अब तक तकरीबन 5 हफ्ते हुए हैं। 5 हफ्ते के दौरान जिस तरह की इश्ताल अंगेज़ बातें मोदी सरकार की तरफ से हो रही हैं, उन्होंने तो ये धमकी भी दी थी कि पाकिस्तान को कतरे कतरे पानी के लिए तरसा देंगे। हालांकि उनके पास इस वक्त फ़िलहाल कोई इस किस्म का मंसूबा नहीं है कि वो दरियाए सिंध के बहाव को रोक सकें या पाकिस्तान को उसके पानी के हक़ से महरूम कर सके। लेकिन ये इन तमाम इश्ताल अंगेज़ बातों से अंदाज़ा होता है कि उनके दिलों में कितनी नफ़रत भरी हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो मोदी का मसला ये और भी है, मज़ीद जो गहरा होता जाता है, वो ये है कि हिंदुस्तान की कई रियासतों में आने वाले चंद हफ्तों के दौरान इंतखाबात होने वाले हैं, और मोदी को अंदाज़ा है कि अभी जो भारत की सबसे बड़ी रियासत यूपी में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उनमें बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब उनको फ़िक्र ये है कि एक तो सबसे बड़ा जो इम्तहान उनके लिए होने वाला है वो है अगले चंद हफ्तों में बिहार, जो आबादी के एतबार से यूपी के बाद भारत की सबसे बड़ी रियासत है, दूसरे नंबर पर है, उसमें इंतखाबात होने वाले हैं। और आसार व शवाहिद और मुबस्सिरीन के तज्ज़िये ये कह रहे हैं कि वहाँ भी बीजेपी की शिकस्त का वाज़ेह इम्कान है। लिहाजा मोदी बौखलाया हुआ, और इस बौखलाहट में वो उल्टे सीधे बयान दे रहा है। इश्ताल अंगेज़ी, ज़ाहिर है कि उसका सबसे बड़ा अंसर जो है वो इश्ताल अंगेज़ी है, ताकि अवाम को, भारत के अवाम को ये तासुर दिया जाए कि उनकी हुकूमत बहुत मजबूत है और वो पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है। ये इस तजर्बे के बाद है
देखो आमिर, अभी हालिया जो उन्होंने हरकतें करने की कोशिश की थी और जिस तरह हमारी फ़ज़ाइया ने जी, और मैं इसरार करूंगा, जोर दूंगा कि हमारी फ़ज़ाइया ने, इसलिए कि बर्री फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं था, हमारी फ़ज़ाइया ने जिस तरह से, हमारे शाहीनों ने जिस तरह से भारतीय सेना के दांत खट्टे किए, और दुनिया ने अब तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने चंद मिनट के अंदर, चंद घंटों के अंदर भारतीय फ़ज़ाइया के 6 जहाज़ गिराए, जिसमें 3 राफ़ेल शामिल हैं, एक मिग तैयारा है और एक दूसरे भी तैयारे वो हैं। तो राफ़ेल बनाने वाले कंपनी की साख मुतासर हो गई, इसलिए कि पाकिस्तान के शाहीनों ने ये दुनिया को दिखा दिया। और इसमें हमें ज़िक्र करना चाहिए चीन की महारत की, चीन की टेक्नोलॉजी के ख़ास तौर पे, कि उन्होंने बर वक्त पाकिस्तान को मुत्तला किया, पाकिस्तान की मदद की और दुनिया को दिखा दिया कि राफ़ेल जिस एक तैयारे की कीमत तकरीबन $300 मिलियन के करीब है, $285 मिलियन के करीब है, उसके मुकाबले में चीन का JF-10 थंडर, J-10C, जो जिस जहाज़ की कीमत सिर्फ $30 मिलियन के करीब है, यानी 1 और 10 का फ़र्क है उनकी कीमतों में, उस जहाज़ ने कितनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और असल में देखो, ये भी कहना चाहिए और दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि मसला जहाज़ का इतना नहीं है, मसला पायलटों का है। वो पायलट जो इन जहाज़ों को उड़ाते हैं, उनकी महारत उड़ाते हैं, उनकी महारत है असल में जो फ़र्क पैदा करती है। yes. तो हमारे यहाँ लोग, अब हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत ने हमारी फ़ज़ाइया की कारकर्दगी से वो फ़ायदा उठाना चाहा है जिसके वो हक़दार नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे बर्री फ़ौज के सरबराह ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, और आज का कता मैं जो तुम्हें बाद में सुनाऊंगा वो इसी से मुताल्लिक़ है। जो वो एज़ाज़ जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले जो हमारे फ़ौजी डिक्टेटर थे, हमारे फ़ौजी ताले आज़मा थे, अयूब खान, उन्होंने अपने आप को 1958 में जमहूरियत का तख्ता उल्टा था, जमहूरियत की बाजी पलट दी थी, और उसके 1 साल के बाद 1959 में, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब, 1959 में उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया था, पहले फील्ड मार्शल। इन्होंने ये तकल्लुफ़ किया, बल्कि ये एहतमाम किया कि वो कठपुतली हुकूमत जिसको पाकिस्तानियों के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का पासा पलट के उसके इंतखाबात के नताइज पर शब खून मारने के बाद जो कठपुतलियाँ मसनद इक़्तिदार पर बिठा दी गई हैं, उनके ज़रिए से ये एहतमाम किया गया कि पाकिस्तान की काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी कि आसिम मुनीर के सर पर फील्ड मार्शल का ताज पहना दिया जाए। मैं तो अब ये कहता हूँ कि अब कसर बस ये रह गई है कि उनको शहंशाह पाकिस्तान भी डिक्लेयर कर दिया जाए, और आइंदा से पाकिस्तान के आइन में ये तरमीम कर दी जाए कि जो भी फ़ौज का सरबराह होगा वो पाकिस्तान का सदर ममलिकत होगा, पाकिस्तान का बादशाह होगा। चलिए देखते आने वाले वक्त में सब की चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन और इसके साथ ये हो रहा है कि वो शहबाज शरीफ उनका तो दस्तूर ये है, उनका तो पुराना रवैया है कि जहाँ भी उनको मौका मिलता है किसी भी बहाने से, किसी भी जवाज़ से वो गैर मुल्की दौरे पर निकल जाते हैं। तो वो उस दौरे पर निकले हुए हैं कि 4 मुल्कों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और ईरान। लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं था करामत साहब, ठीक है हम तनकीद तो कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन अगर वो एक
ना भी जाते अगर फर्ज करें तो उस पर भी ज़ाहिर है आप देखें इस वक्त दुनिया में जो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा एक तो आपका नेटवर्क आसपास के ऊपर, दुनिया में जंग जैसे अभी हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडियंस ड्रोन्स को गिराया, उनके सिस्टम्स को ब्लॉक किया, तो वो डाटा इंफॉर्मेशन के बेस पर किया। और दूसरा आपके इर्द गिर्द यानी जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते पहले जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं वो चाइना गए, फिर वहाँ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी चाइना में पहुँचे। तो एक इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं जो सियासी कुव्वतें कर रही हैं, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, कल को किसी की भी हो, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहे हैं। अगर वो इस तरह के टूर करते हैं और जाते हैं तो हम उस चीज़ को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट मेरे ख्याल से बनता है कि ज़ाहिर है चाहे वो फ़िज़ाई ने काम किया हो या बर्री ने किया हो या बहरी ने किया हो, लेकिन है तो पाकिस्तान ही। वो इजहार तशक्कुर होना चाहिए जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया अदा करना चाहिए वो चीन का है जी। इसलिए कि चीन ने अपने सच्चे दोस्त होने का देखो ना, वो कहा जाता है कि दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। 100%। तो इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, इस आजमाइश के वक्त में चीन ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, और चीन की तो तारीख यही है आमिर मियाँ। मैं चीन में रहा हूँ, मैं तीन बरस वहाँ सिफारतकारी की है, मैं जानता हूँ कि चीन के हम पर कितने एहसानात हैं। दुनिया में अगर किसी मुल्क ने, किसी पड़ोसी ने अपने अमल के ज़रिए से ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चीन है। बिल्कुल सही, 100%। तो चीन का जिस तरह से शुक्रिया अदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि हमें ख़ास तौर पर अपने चीन के साथ ताल्लुकात पर तवज्जो देनी चाहिए, और CPEC का जो मंसूबा है, ठीक है, चीन ने CPEC के तहत पाकिस्तान में जो सरमायाकारी की है उसका उतना फ़ायदा चीन को अब तक हासिल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने CPEC के तहत वो मंसूबे जो हमें चीन के इश्तराक से मुकम्मल करने चाहिए थे उनमें लैतुलाल से काम लिया है। उसमें वो जो कहलाता है ना अंग्रेज़ी में फुट ड्रैगिंग की है। तो हमें अब चीन के एहसानात का बदला इस तरह से चुकाना चाहिए कि CPEC के मंसूबों को कमाल तनदही के साथ, कमाल मशगूलियत के साथ, कमाल मसरूफियत के साथ मुकम्मल करना चाहिए और उस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जब ये वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँचे हुए थे, इस्हाक़ डार साहब भी और वहाँ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी, चीन ने भी इस चीज़ को कहा कि ज़ाहिर है जिस तरीके से CPEC, ज़ाहिर है उनको एक तो माली नुकसान चीन को बहुत हुआ, हाँ। उसके साथ साथ जानी जो वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी हमने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, अगेन फिर मैं बात करूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ भी रहा है। जिस तरीके से दहशतगर्दी बलूचिस्तान में और दूसरे तरीकों पर कराता रहा, चीनी इंजीनियर्स को मारा जा रहा है बाकायदा प्लान करके। देखिए कोई भी अगर फर्ज करें मेरे घर में अगर कोई आकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसकी फलाई बहबूद के लिए कोई काम कर रहा है, तो मैं तो उसे कभी नहीं मारूंगा। मैं तो उसको बल्कि सर आंखों में बिठा के रखूंगा कि ये मेरे मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इंसानी फितरत यही है। लेकिन क्योंकि दुश्मन जब आपके साथ अटैच हो, वो कहीं ना कहीं इसको सबोताज करने के लिए अपने हर हरबे इस्तेमाल करेगा। और यही अभी हमने रिसेंट में भी देखा कि ट्रेन का वाकया हुआ, उसकी सारे हमने देखा कि करते धरते कहाँ से मौजूद थे। फिर अभी बलूचिस्तान में जो स्कूल, मतलब बच्चों की स्कूल बस में भी जिस तरीके से धमाके खुजार में हुआ, खुद कुछ हमला किया गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो कनेक्ट होती हैं। जो हम बात कर रहे थे चीन की, कि चीन ने बेशक नुकसान उठा लिया, लेकिन चीन को भी इस चीज़ का इल्म है करामत साहब कि ये कहीं ना कहीं जो बॉर्डर के क्रॉस जो सियासत हो रही है, जिस पर आपने अभी बात कर रहे थे मोदी जी के, उनके अंदर जो एग्रेशन है, और वहाँ से भी टेररिज्म जो है वो यहाँ पर बाकायदा, वो कहते हैं ना कि किराए के गुंडे खरीद कर उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है आमिर मियाँ, तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें हिंदुस्तान की, भारतीय सरकार की ये दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्वस होने की बाकायदा
एक फ़हरिस्त मुरतब करनी चाहिए और आलमी बरादरी को बताना चाहिए कि भारत जो अहिंसा की तकरार करते नहीं थकता, वो किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और हमारे पास तो वो उनका जासूस कुलभूषण सबूत है हमारे पास, यादव मौजूद है जिसने इकरार किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था और कितने ही खूनी हादसात में, खूनी वाक़यात में वो शामिल था। तो हमें बाकायदा वो एक सिफारती सतह पर डोज़ियर मुरतब करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए भारत का वो शर्मनाक, वो दागदार चेहरा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उसका किरदार रहा है। हमने अब तक ये काम उस सतह पर नहीं किया, उस पैमाने पर नहीं किया जिसका वक्त और माहौल तकाजा कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं जब से ये जंगी मामलात तय हुए, जिस तरीके से हमने भारत को शिकस्त दी है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा डोजियर ऑलरेडी भेजे जा रहे हैं। अब एक बाकायदा जैसे अभी ये भी दौरे हो रहे हैं जिसको मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसमें आर्मी चीफ साहब भी हैं और वज़ीर आज़म साहब भी शामिल हैं, तो वहाँ भी इन चीज़ों को प्रेजेंट की जा रही होंगी चीज़ें कि देखें जिस तरीके से भारत दहशतगर्दी कर रहा है। और बाकायदा अब तो आपने देखा होगा फितनाउल हिंदुस्तान का वर्ड एक सामने आ रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़ में जिसको शामिल किया जिसमें भारत इन्वॉल्व है बाकायदा। अब खुल के जो है अब सियासतदान भी, ISPR भी, हमारे तज्जियेकार भी अब इस चीज पर बात कर रहे हैं कि जी भारत को अब ये सबक सिखाना पड़ेगा कि जो आप दहशतगर्दी बॉर्डर के क्रॉस कर रहे हैं उसको भी आपने जवाब देना होगा और उसका सबूत हमारे पास है। आमिर मियां, ये तो सब ठीक है, लेकिन देखो कोई हुकूमत, कोई मुमलिकत उस वक्त तक अपने आप को आलमी बरादरी में नुमाइंदा नहीं बना सकती जब तक उसके अपने अंदरूने खाना मामला ठीक ना हो। सही। तो हम तो इस सतह पर तो बहुत काम कर रहे हैं कि अस्करी क़यादत ने अपने सर पे ताज सजा लिया कि उन्होंने बड़ा कारनामा अदा किया है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और हमारे जो सियासी हुकूमत है, जो कठपुतली हुकूमत है, जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है, इसलिए कि इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के जमहूर ने मुंतखब नहीं किया था। तो जो काम करना चाहिए वो ये कि जो शख्स इसका अहल है कि वो पाकिस्तानी कौम की क़यादत कर सके, जिसको पाकिस्तान के जमहूर ने बबांगे दुहल अपनी क़यादत के लिए मुंतखब किया था, उसको तो हम आपने 1.5 बरस से ज़्यादा हो गया उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा हुआ है और इस हालत में बंद रखा हुआ है। अभी जो बयान 2 दिन पहले सामने आया है उसमें उसने बताया है कि किस तरह से उस एक साबिका वज़ीर आज़म की तौहीन की जा रही है, उसको आम कैदियों की तरह से एक काल कोठरी में बंद कर दिया है। चक्की जिसको वो कहते हैं जेल की इस्तिलाह में, वहाँ पर वो कैद है, वहाँ पर उसे किताबों से महरूम रखा जा रहा है। देखो वो पढ़ने का शौकीन है, लेकिन हमारी क़यादत अपने जहालत की परवरिश होने का सबूत दे रही है, उसको वो किताबें जो वो पढ़ना चाहता है वो फराहम ना करके फिर ये हर तरह की पाबंदियां हैं, बेटों से बात करने नहीं दी जाती, उसकी बहनों से मुलाकात करने नहीं दी जाती। और अलीमा खान ने जो कल बयान जारी किया है उसमें उन्होंने देखो वो कोई मुझसे सवाल कर रहा था कि इमरान खान को सब्र करना चाहिए। मैंने कहा भाई देखो सब्र अय्यूब मशहूर है लेकिन हज़रत अय्यूब तो खुदा के पैगंबर थे, लेकिन एक मरहला आया था, वो वक्त आया था कि जब उन्होंने भी अल्लाह से फरियाद की कि अब मैं मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। तो इमरान खान तो एक आम इंसान है, एक आम आदमी है, उसने 3 साल जिस तरह की ज़हनी और जिस्मानी सऊबतें बर्दाश्त की हैं उसको देखते हुए ये एक कहना पड़ता है, इंसान हर साहब फ़िक्र
हर साहब नज़र ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि इमरान खान ने सब्र अय्यूब का मुजाहरा किया है, लेकिन सब्र की भी कोई इंतहा होती है। तो आखिर इंसान कब तक सब्र करेगा? और फिर ये कि एक ऐसे सियासी कैदी पर ये मजालिम किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत की आँखों का तारा है। तो होना ये चाहिए था, अगर हमारी अस्करी क़यादत में, हमारे अगर इन ताले आज़मा सियासतदानों में कोई बसीरत होती, कोई नज़रिया होता, कोई दानिशवरी होती, तो पहला काम ये करना चाहिए था कि इस मुश्किल वक्त में कौम को एक मुत्तहद प्लेटफॉर्म पर जमा कर देना चाहिए था। उसके लिए पहला इक़दाम ये होता कि इमरान खान को रिहा किया जाता, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद किया जाता, उनको जमा किया जाता और उस कौमी हुकूमत के तहत एक ऐसी दाखिली और ख़ारजी मामलात की पॉलिसी वज़ा की जाती जिसमें इन तमाम मामलात पर पेशकदमी हो सके। पाकिस्तान अंदरूने खाना भी अपने घर के मामलात को दुरुस्त कर सके और इस इत्तेहाद के साथ, इस यकजहती के साथ पाकिस्तान आलमी बरादरी को भारत का मकरूह चेहरा दिखा सके कि भारत जो अपने आप को अमन का पैगंबर कहता है, उसका असल चेहरा क्या है, उसका असल किरदार क्या है, किस तरह से वो पाकिस्तान को तहस नहस करने की पॉलिसी पर गामजन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक इमरान खान की बात की आपने, बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उनके साथ ज़ाहिर है जो भी केसेस उनके खिलाफ बने गए या तो उनको हल किया जाए, ठीक है ना। एक तो होता है कि आपने केसेस चाहे गलत बनाएं, आप सबूत दे दें, उसको साबित कर दें। यहाँ तो अब ये मसला आ रहा है कि वो अदालतें उस हिसाब से रन नहीं कर रही। आज भी अलीमा खान साहिबा जब बाहर निकली तो उन्होंने बिल्कुल, आज तो डायरेक्टली उन्होंने बात की। उनके बयानात यही थे कि आप हमारे सामने खुलकर आएँ, बात करें, आप क्या चाहते हैं मेरे भाई के साथ, और मेरे भाई ने ऐसा क्या गलत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि आप तो डिप्लोमेट रहे हैं, आप ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, कभी कभी कि आपको, मतलब इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, मैं स्पेसिफिक इमरान खान नहीं करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान या पीटीआई ने जो है वो एक दूसरे को आपस में भी नुकसान पहुंचाया इन्होंने, यानी पीटीआई ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान ने इटसेल्फ पीटीआई को नुकसान पहुंचा दिया। तो क्योंकि जब हम सियासत में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेट होना पड़ता है। समटाइम कहते हैं ना कि सरिया जो है वो जब गर्दन में होता है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान को भी थोड़ा सा, क्योंकि समटाइम होता है ना कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा इमरान खान और चीजों के लिए चीजें आगे नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है। देखो, मैं इसको तस्लीम करता हूँ और वो दुनिया जानती है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की सफ़ों में इंतशार है जी। वो लोग जो अपने क़यादत के दावेदार हैं, वो इमरान की नज़रबंदी से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो तो खुश है, मुझे लगता है वो खुश हैं और आपस में वो जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है वन अपमैनशिप के लिए बाकायदा तगोदाव हो रही है, बाकायदा मुकाबला हो रहा है, बाकायदा रस्सा कशी हो रही है। और इसी की वजह से इमरान खान का जो ताज़ा बयान सामने आया है उसमें उसने इस बात पर भी अपनी नज़र मरकूज़ की है। उन्होंने कहा है कि अपने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से ख़िताब करते हुए कहा कि तुम अपनी नुमाइंदगी की वजह से नहीं आए हो, तुम तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हो। तो जाहिर है, और ये जो इमरान के जो मुखालिफ लोग हैं जिसमें अस्करी क़यादत पेश है, उन्होंने जानबूझकर ऐसे लोगों को, जिनको मैं ट्रोजन हॉर्सेस कहता हूँ, वो तहरीक इंसाफ की क़यादत में शामिल कर दिए हैं। और वो अब अपना किरदार उनका खुल के सामने आ गया है कि वो ये नहीं चाहते कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिसमें तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस तहरीक के हक़ में आवाज़ बुलंद कर सके कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन बयान में यही कहा है कि अब
मुल्क में हर शहर में मुजाहरे होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, और जमहूर अपने हक़ के लिए अपना किरदार अदा करे। देखो मसला ये है कि पाकिस्तान के जमहूर किसी तरह से उस अमल के पैरा नहीं होते जो होना चाहिए। देखो अगर जमहूर अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? बिल्कुल सही है। इसलिए कि गैबी इमदाद तो नहीं नहीं, पहले तो आपको ही खड़ा होना, गैबी इमदाद भी आ जाएगी, लेकिन अगर आप खुद हमने देखा कि अभी चंद महीने पहले बांग्लादेश के हुर्रियत पसंद अवाम ने और ख़ास तौर पे नौजवानों ने किस तरह से एक इस्तबदादी हुकूमत को जड़ से उखेड़ के फेंक दिया। वो हुकूमत जो ये समझती थी कि वो अपनी मनमानी कर सकती है, वो जो भी चाहे कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे। जमहूरियत के पर्दे में एक आमरीत थी जो हसीना वाजिद की हुकूमत थी, लेकिन नौजवान इतने जज्बे हुर्रियत से सरशार थे और उनमें इतना जज्बा था कि उन्होंने इस आमरीत का तख्ता उलट दिया और हसीना वाजिद को भागने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, ये तो ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जैसे पीटीआई की, आज भी अलीमा खान साहिबा, कल भी उन्होंने बात की, उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स का भी जिक्र किया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई के अपने करते धरते, उन्होंने बहुत से लोगों को ऐसा जिक्र किया कि उनकी वजह से भी इमरान खान का केस जो है वो ख़राब हुआ या उन्होंने डैमेज किया, कि जब वो ऐलानात करते हैं कि जी वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप की टीम चल पड़ी है, यहाँ डॉक्टरों की टीम आ गई है, अमेरिकन डॉक्टर्स पाकिस्तान पहुँच गए हैं और बस आज इमरान खान छूट जाएंगे, ईद पर छूट जाएंगे, दिसंबर के एंड में छूट जाएंगे, तो काफ़ी गुस्सा उन्होंने अलीमा खान साहब ने, क्योंकि हमने देखा है जब जो चेयरमैन है गौहर साहब, वो बाहर आते हैं जब मिलके, उनके कुछ बयानात डिफरेंट होते हैं। अब सेम वे में उसी शख्स से जब उनकी बहन मिलकर बाहर आती हैं तो वो डिफरेंट बयान दे रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं विद इन पीटीआई भी एक ऐसी, कहते हैं ना कि क्लैश हुआ है कि एक जो आम आदमी, जैसे मैं अगर वहां पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूं, जो कि एक जैसे आप कहते हैं जमहूर, वो उसके लिए इतना मुश्किल हो गया है इस चीज़ को जज करने के लिए कि जिसके लिए उन्होंने वोट दिया। आपने सही कहा कि अवाम ने वोट डाले, जिसके ऊपर कतगन लगाई गई, जो भी उनके साथ ज्यादतियां हुई, वो एक सिलसिला वो अपनी जगह रजिस्टर्ड है। लेकिन अब देखिए दुनिया रुक नहीं जाती ना, उससे दुनिया आगे बढ़ती है। आपने सारी जिंदगी आपने तो दुनिया घूम ली है, तो कोई चीज़ें किसी भी एक इवेंट को पकड़ के रुकती नहीं है। वरना तो बेनजीर साहिबा को शहीद कर दिया, दुनिया आधा पाकिस्तान वहीं तबाह हो जाना चाहिए था। जिस लेवल की वो लीडर थी, जब उनको जिस हालत में उनको वहां पर शहीद किया गया, वो पाकिस्तान, लेकिन हम आगे बढ़ गए। मुशर्रफ साहब आ गए, आगे बढ़ गए, नून लीग आ गई, पीटीआई भी आ गई, आज शहबाज शरीफ और अक्सरी की आदत जो चल रही, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई और इमरान खान उसको आगे नहीं बढ़ रहे हैं या उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वो एक डिप्लोमेटिक कोई एक्सपर्टीज की कमी नजर आ रही है। आमिर मियाँ आगे यूं नहीं बढ़ रहे कि हमारी अस्करी क़यादत ये नहीं चाहती कि जमहूर को उनका हक दिया जाए। देखो ना, पाकिस्तान में तो 70 बरस से यही तारीख़ चली आ रही है कि एक ताले आज़मा उठता है और वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर आके ये ऐलान करता है कि मेरे प्यारे हमवतनों, ये सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा मुझे क़यादत संभालनी पड़ रही है। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। देखो, दुनिया में कोई मुल्क मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिसने अपने सियासी निज़ाम को दवाम बख्शने बग़ैर, इस्तेहकाम बख्शे बग़ैर तरक्की की हो। तो ये कब तक हम ये इस मरहले से गुज़रते रहेंगे? कब तक हम इस दायरे में घूमते रहेंगे कि एक ताले आज़मा आता है और वो जमहूरियत का तख्ता उलट देता है और फिर हम वो वहीं पर बैक टू दी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के जमहूर को उनका बुनियादी हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी पसंद के क़यादत को मुंतखब कर सकें और उस क़यादत के तहत मुल्क की तरक्की की राह पर गामज़न हो। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि हमारे तो फ़ौज, ये लगता है कि हर तरह से वो
वो तिजारत में भी उनका दखल है, सनतों में भी उनका दखल है, ज़मींदारी भी अब संभाल ली। ये हो गया कि ज़राअत में भी वो दखील हो गए हैं, सयाहत में भी वो दखील हो गए हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आखिर पाकिस्तान दुनिया का मुस्लिम आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया के बाद। तो पाकिस्तान के जमहूर ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि उनको उनके बुनियादी हक़ से महरूम किया जाए? देखो ना, हम एक ऐसी जमहूरियत में रहते हैं आमिर मियाँ, हम अपने वतन सानी में कनाडा में उस माहौल में रहते हैं जहाँ जमहूरियत मुस्तहकम है। और इसी का सबूत ये है कि हम एक बहुत बड़े और फितना अंगेज़ पड़ोसी की शर्मंगेजियों के बावजूद हम अपने सफ़र पर गामज़न हैं। हम मुतज़ल्ज़ल नहीं हुए कनाडा में कि वो जो एक नारा लगाया गया था हमारे जुनूब के पड़ोसी की तरफ से कि वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। तो कनाडा ने के हर सियासतदान ने अपनी जगह पर उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि ये वो दीवाने का ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ शाजिया मलिक साहिबा भी शायद जामिद होगी, कुछ कहना चाहती हैं। असल में मैं आमिर जो है ना, मैं रह नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाजिया। गौरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो मैं आमिर की बात पे असल में मैं ठहर नहीं सकी जब आमिर ने कहा कि जी इमरान खान क्यों नहीं झुक रहा है, उसकी पार्टी क्यों नहीं झुक रही है, वो लोग क्यों। तो आपने कहा कि वो क्यों जो है वो बाउ डाउन डिप्लोमेटिक वे में क्यों नहीं बात कर रहे। अच्छा, ये मैं आपको जरा थोड़ी सी, चूंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपके लिए ट्रेस कर दूं कि जब आइडियोलॉजी के ऊपर आप खड़े होते हैं ना, तो फिर आप झुकते नहीं हैं। अगर आइडियोलॉजी अगर लोगों की ना होती तो मार्टिन लूथर किंग भी झुक जाता, फिर नेल्सन मंडेला भी झुक जाता, फिर महात्मा गांधी भी झुक जाता, और आपके अपने खुद के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी झुक जाते। आइडियोलॉजी जो होती है ना, उस पे आप झुकते नहीं हैं। और मार्टिन लूथर किंग को मार दिया गया 28 ईयर्स, यानी कि डबल द सेंटेंस ऑफ डेथ जो है उसको नेल्सन मंडेला को जेल में रखा। वो झुका 28 साल, 28 ईयर्स। आप सोचें, डेथ सेंटेंस जो है 14 साल की होती है, उसको 28 साल। उसको भी यही बोलते थे, झुक जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो, रिट्रीट कर लो। जो जनरल भी होता है मिलिट्री में, वो रिट्रीट करता है, फिर रीग्रुप होके आता है। आइडियोलॉजी जो आपकी होती है ना, उससे आप एक इंच हट नहीं सकते, नजरिए पे आप हट नहीं सकते, तभी आप लीडर बनते हैं। आज भी लोग इसीलिए मार्टिन लूथर किंग को भी, महात्मा गांधी को भी, जिन्ना को भी और नेल्सन मंडेला को भी आज भी याद करते हैं। शाजिया जी, तो आप कभी नहीं झुकेंगे। आपका अगर एक आइडियोलॉजी है, आप कभी नहीं झुकेंगे। तो फिर वेट करें फिर। हाँ बिल्कुल। उसने कहा है कि अगर मुझे सारी जिंदगी भी रहना पड़े, आज जो आप अलीमा खान का बार बार एक आप बयान दे रहे हैं, उसके और भी बयान पढ़ो। उसने कहा है कि खान ने मुझे बहुत क्लियरली कहा है कि अगर मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े तो मैं रहूंगा। मैं यही कहता हूँ आमिर मियाँ और शाजिया जी, मैं यही कहता हूँ कि इमरान की सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं है। नहीं, वो एक आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए को लेकर सियासत में दाखिल हुआ है। और मैंने कई प्रोग्रामों में बयान किया है कि पार्टी बनाने का ऐलान तो उसने 1995 में किया था जी। उससे 2 बरस पहले मैं कुवैत में सफ़ीर था और मैं पहला सफ़ीर था इमरान के बकौल जिसने इमरान के शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग की थी। तो मेरे घर में मेरी बीवी और मैं दोनों, अल्लाह बख्शे मेरी मरहुमा बीवी, इमरान ख़ान, हम लोग खाना खा रहे थे। इमरान ने वहाँ मुझसे कहा कि सर मैं पाकिस्तानी सियासत में कदम रखना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? और शाजिया जी, मैंने कहा था कि इमरान, बतौर एक दोस्त के मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि तुम इस गंदे खेल में मत पड़ो। उसने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत तो
चोरों लुटेरों का कारोबार है, तुम शरीफ इंसान हो, तुम क्यों इस जौहड़ में कदम रखना चाहते हो। उसने मुझे लाजवाब कर दिया ये कह के आमिर मियाँ कि अगर हम इन्हीं चोरों लुटेरों पर अपने मुल्क की सियासत की बागडोर छोड़े रहें तो फिर तो बेहतरी कभी नहीं होगी, फिर तो हालात कभी नहीं संवरेंगे। तो मैंने कहा कि इमरान, अगर ये जज्बा है, अगर ये तुम्हारी नज़रिया है तो तुम ज़रूर अपनी पार्टी बनाओ, सियासत में कदम रखो, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना। और वो नसीहत ये है, बल्कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले उसकी पार्टी के बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो उसके लिए काम करते रहते हैं, मैंने उनसे कहा था कि अगर पैगाम मेरा पहुँचा सको तो इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचा देना कि इन दिनों उसे मेरी ये वो नसीहत याद आती है या नहीं जो मैंने 1993 में उससे की थी। मैंने कहा था कि इमरान, तुम बहुत बाकिरदार इंसान हो, और लेकिन याद रखो कि सियासत वो गंदा जौहड़ है जिसके करीब अगर तुम खड़े हो और तुम खुद पत्थर न फेंको, कोई और पत्थर फेंके तो छींटे तुम्हारे दामन पर भी आए। जी, एक आपकी आप जैसे यादाश्त एक जो है वो किया है, तो एक मैं भी आपके साथ करना चाहती हूँ। 1999 में मेरा बुक लॉन्च हुआ था इस्लामाबाद में, और मेरी बुक का नाम था द गोल्डन डॉन, और उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर थे हमारे मोइनुद्दीन हैदर साहब, और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, इफ्तिखार आरिफ साहब उसमें आए थे, हमारे जो ISI के हेड थे वो आए थे, और इमरान खान साहब मेहमान, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था अगर तुम्हारी किताब के ऊपर जो है इमरान खान साहब नहीं आए तो मैं नहीं आऊंगी इनॉग्रेशन पे। तो इमरान खान साहब आए, तो वहां पे जो बैठे हुए थे जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा उनसे, इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा आप जो अपना, दिस इज 1999 आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उन्होंने कहा जी कि आप ये जो अपना पार्टी बना रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है। तो क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा था, उन्होंने कहा जी इस बात ज़्यादा न करते हुए इस मुल्क में ये जो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स है और ये जो स्टेटस को है इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये उनका इरादा था, और एग्जैक्टली दैट्स हाउ ही इज़ गोइंग। और इसके अलावा एक और भी मैं बात, वही जो बात है आइडियोलॉजी की करना चाहती हूँ कि जिन्ना साहब को कितना कहा गांधी ने, नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, खुद गोरों ने कि तुम्हें पहला गवर्नर जनरल बना देंगे। हुकूमत ने उनको पहला आज़ाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने की रिश्वत देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नहीं करूंगा ऐसे में, बाबा कौम ने। और एक और बात जो मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ आमिर मियाँ, वो आजकल हिंदुस्तान के मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो बाबाए कौम ने जब वो दिल्ली छोड़ रहे थे और कराची का सफ़र कर रहे थे, उस वक्त एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान ज़िंदगी भर हिंदुस्तान से अपने वफादारी का ऐलान करते रहेंगे, सबूत देते रहेंगे, लेकिन हिंदू उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे। और यही इस तरह की एक नसीहत उन्होंने जो सिख थे उनको भी की थी। जब ये पंजाब की तकसीम हो रही थी तो मास्टर तारा सिंह से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप इसका बंटवारा मत होने दें, हमारे साथ रहें पंजाब। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो हिंदुस्तान का साथ देंगे। तो जिन्ना साहब ने उस वक्त भी सिखों को कहा था कि तुमने हिंदुओं को जो है एक गुलाम हिंदुस्तान में देखा, एक आजाद हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो अब वो रिग्रेट करते हैं कि काश हमने जिन्ना साहब का बात सुना होता। अब नाउ दे रिग्रेट। तारा सिंह की आज वो मजम्मत करते जी, मास्टर तारा सिंह की वो कहते हैं काश हमारे लीडर ने जिन्ना साहब की बात सुनी होती तो जो 1984 में हमको इतना मारा गया हिंदुस्तान के अंदर, वो इतना मारा ना जाता। तो और वो शादिया जी, ये भी बड़ी दर्दनाक तारीख है कि हमने तो खालिस्तान बनवा दिया होता अगर हमारे ही एक सियासी रहनुमा ने
उस मंसूबे की पीठ में छुरा न घोपारा। वो सर वो लंबी बात है, आई नो वो दौर किसका था, अलग तारीख है, वो तारीख अलग है। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए, सारी फाइलें प्रोवाइड की गई, सो वो बहुत मना किया गया उनको, बहुत मना किया गया कि ये तो जिन सिखों के बारे में नहीं भी पता है हिंदुस्तान की हुकूमत को, उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा, आप ना करें। भारत की सरकार ने भरपूर फायदा उठाया। राजीव गांधी को जो पूरा पलंदा दे दिया गया। तो सर आज का कथा हो जाए फिर हम अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ जो है स्टूडियो में प्रदीप जी भी आ गए। एक बात रह गई कि आज जो हमारे चले हम इस पे किंग्स की बात कर लेते हैं। आज थ्रोन स्पीच चार्ल्स ने जो तकरीर की है वो बहुत अहम है जी। देखो इससे अंदाजा होता है कि उनको भी कितनी तशवीश है जी। उस नारे मस्ताना के बाद से कि जिसमें ये कहा गया है कि कनाडा की खुद मुख्तारी को खत्म कर दिया जाए और उसे अमेरिका की 51वीं रियासत बना दिया जाए। तो आज उन्होंने कहा है ख़ास तौर पे बादशाह चार्ल्स ने कि कनाडा इंतहाई क्रिटिकल हालात से गुज़र रहा है और ये वो माहौल का तकाजा है कि कनाडा के तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो यकजा हो जाएं और अपने मुल्क को की बैनुल-अक़वामी साख वो कायम करें, जिसके बाद किसी को, ये तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन बैनुस्सुतूर पैगाम यही है कि उसके बाद किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो कनाडा की सालमियत और खुद मुख्तारी को चैलेंज कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब के बाद से आपको अब चाहिए कनाडा को कि वो नई इकॉनमी पे बात करे, नए रिलेशनशिप रखे यूएस के साथ और दुनिया भर में अपनी मार्केट्स को जो है वो खोलें, बराबरी की बुनियाद पर जो है वो बातचीत करें। लेकिन देखते हैं चैलेंज है काफ़ी मार्क कार्नी साहब के लिए, इतना आसान नहीं है इस वक्त। तो ये तो इमरान खान के जवाल का बाइस तो यही बना ना कि वो ये कहता था कि पाकिस्तान हर मुल्क से ताल्लुकात उस्तवार करेगा लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी का गुलाम नहीं होगा। लेकिन वो जिनकी फितरत में गुलामी का खमीर बहुत पक्का है, उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश करके उन कठपुतलियों को कौम पर मुसल्लत कर दिया जो आज अपना रंग दिखा रहे हैं। Isn't it ironic कि हमारे एक डिक्टेटर ने बुक लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। वो और शादिया जी ये भी तारीख का एक मजाक है कि अल्ताफ गौहर ने तो वो घोस्ट राइटिंग की थी अय्यूब खान की किताब की फ्रेंड्स ऑफ मास्टर, और उसके बाद मुशर्रफ की किताब की घोस्ट राइटिंग की अल्ताफ गौहर के बेटे ने गौहर जी। तो आपको पता है जो मेरे उस्ताद थे जनाब ABS जाफरी साहब, उनके ये बड़े क्लोज फ्रेंड थे अल्ताफ गौहर साहब। और जो है हम काफ़ी जो है वो बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। इंतहाई ज़हीन इंसान, जी बहुत ज़्यादा मैंने उनको देखा, इंतहाई ज़हीन। जी बहुत शुक्रिया शाह जी आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। करामा साहब आपका कथा हो जाए। आपने बहुत अच्छा किया कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो गए और आपने उन गोशों को छेड़ दिया। हाँ। आपको मैंने छेड़ दिया। तो सुनिए आज का कथा क्या है कि अब कसर क्या रह गई जो चाहो मनमानी करो। ये तुम्हारे स्टूडियो में दाखिल होने के बाद ये मुझ पर नुज़ूल हुआ है जी। तो अब कसर क्या रह गई जो चाहो मनमानी करो, अपने सर पे ताज रखो और फनकारी करो। क्या बात है। अपने सर पे ताज रखो और फनकारी करो। तुमको चौकीदारी के मनसब पे रखा था सुनो, तुमको चौकीदारी के मनसब पे रखा था सुनो, ये नहीं चाहा था चौकीदारी में शाही करो। वाह क्या बात है। ये नहीं चाहा था चौकीदारी में शाही करो। चले जी बहुत शुक्रिया करामा साहब आपका शामिल होने के लिए। हमारे साथ एवरी ट्यूसडे जुड़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। करामा साहब आमिर मियां तुम्हारे साथ प्रोग्राम करके बहुत
मुझे तस्कीन मिलती है कि हमारे बाद वाली नस्ल भी बेदार है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, पाकिस्तान का नौजवान बेदार है, सिर्फ यहाँ नहीं दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी जो लोग नौजवान हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है। यही तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों का अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि पाकिस्तानी जहाँ तक उसका फ़र्द का तशख़्ख़ुस है, वो दुनिया में जहाँ भी जाता है, जहाँ भी काम करता है, वो अपने लिए, वो जो कहते हैं ना, ही कार्व्स आउट ए प्लेस अंडर द सन फॉर हिमसेल्फ। लेकिन पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि बहैसियत एक कौम के वो पसमानदा है। और पसमानदा यूँ है कि हमने अपने सियासी निज़ाम को मुस्तहकम नहीं होने दिया, हमने जमहूरियत को जड़ पकड़ने नहीं दिया गया, और दुनिया में हमारी जो शनाख्त है वो एक ऐसे मुल्क की है जो आज तक अपने सियासी निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कहते हैं ना कि जब चीज़ें सियासी माहौल ऐसे चलता रहेगा तो इसमें फिल्ट्रेशन, जैसे फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, तो और 70-78 सालों में कौमें नहीं बदलती सर। ये आज हम जहाँ बैठे हुए 200 साल से ऊपर की जमहूरियत है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल क्यों देता हूँ, इस पर खत्म करेंगे। देखिए, जैसे हर एक शख्स की ना अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा। कुछ बच्चे होते हैं वो देर से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। तो पाकिस्तानी कौम में भी, क्योंकि जिस सिनेरियो से गुजर के आई है आज़ादी के बाद से लेके अब तक, जमहूरियत फिर डिक्टेटरशिप, वो एक स्टेप्स हैं जिन पर वो चढ़ती थी फिर गिर रही है। उस लिहाज से मैं कहता हूं कि उस पर भी 30 साल तो हमने डिक्टेटरशिप में गुजार दिए। बिल्कुल थे। क्यों गुजारे? इसलिए कि हमने अपने निज़ाम को मुस्तहकम नहीं होने दिया। और तुम जो बात कर रहे हो ना कि 70 साल बहुत कम होते हैं, तो चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद। लेकिन सर उसके पीछे हिस्ट्री है ना एक पूरी, उन चाइनीज की। चीन की तारीख तो ये है कि हम पर तो एक फरंगी राज था, चीन पर तो मुख्तलिफ ताकतें नबर्दाज़मा थी चीन के ख़िलाफ़। उन्होंने तो चीन में खलफशार मचाया था, जो लूट मार की थी, मतलब उनको नशे की आदत में डाल दिया था, अफीम की आदत डालनी चाहिए थी। तो चीन में जो तबाही फैलाई थी नौबातकारों ने, यूरोपियन ताकतों ने, उसके मुकाबले पे हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत कम तबाही। लेकिन चीनी आज कहाँ है और हम कहाँ हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वही बात को ख़त्म करते हैं कि नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। हमने अब तक जो किया उससे सबक सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो लोग अपनी कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की। तुम्हारे मुंह में घी शकर आमिर मियां, इंशाल्लाह सर, आई एम वेरी बी पॉजिटिव है कि हम अब भी बेदार हो जाएं, हो जाएंगे सर। अपनी गलतियों का देखो, पहला काम गलती सुधारने का ये है कि अपनी नाकामी का, अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए। हमने आज तक वो एतराफ़ ही नहीं किया। आ जाएगा सर टाइम, देखिए वो एक टाइम होता है ना, अल्लाह करेगा कि मेरी आप सोचें वो जमाना भी था, जो लोग वो कौमें जो फिरौन के 200 साल तक के उस कौम का क्या हाल होता होगा, जो वो इंतजार करते। देखें, खुदा की यहाँ जो ना कहते हैं कि देर या अंधेर नहीं है। जैसे हम बात करते हैं इमरान खान जब साहब आए थे, बात लंबी हो जाएगी। पर्सनली अगर मेरी बात करें, ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगा कि यार कम से कम वो मरूसी सियासत नहीं होगी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाहिर इंसान है, इमरान खान से भी गलती हुई। आप इस चीज़ को मानते हैं कि वो कान के कितने कच्चे रहे, उनके इर्द गिर्द जो लोग आए, जिस तरीके से उनको उन लोगों के साथ दूर किया गया जो 1995 से 97 से इमरान खान के साथ थे। और एक 20-25 साल का ऐसा अरसा होता है कि जब आप एक अपनी अच्छी टीम बना लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो हुआ इस पर कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अगले गेस्ट भी मेहमान आ गए, तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया करामत साहब, इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और खुदा हाफिज। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर प्रदीप जी